आज हम बात करते हैं पदार्थ में विद्युत क्षेत्र के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। पैराविद्युत माध्यम क्या होता है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। कूलम के नियम अनुसार स्थिरावस्था में किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी को अतिरिक्त माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वैद्युत व्यवहार के आधार पर माध्यम तीन प्रकार के होते हैं: चालक, कंडक्टर, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कल्पना की जा सकती है और वे आवेश वाहक चार्ज कैरियर्स का कार्य करते हैं। इनकी चालकता 10⁸ mho पर मीटर की कोटि की होती है। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, जिनमें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक बैंड की स्थित इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड में स्थित कोटर या होल्स आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इनकी चालकता चालकों के कम लगभग 10⁻⁻1 to 10⁻² mho पर मीटर की कोटि का होता है। कुचालक या इंसुलेटर, जिनमें चालन बैंड एवं संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अत्यधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बैंड से चालन बैंड के संक्रमण सामान्यतः संभव नहीं होता है और मुक्त आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं। इनकी चालकता अत्यल्प 10⁻16 mho पर मीटर की कोटि की होती है। कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों के सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ऐसे कुचालक माध्यम के पैराविद्युत माध्यम भी कहते हैं। यदि निर्वात के स्थान पर कोई अन्य पैराविद्युत माध्यम ले लें तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। इसलिए निर्वात के स्थान पर विद्युत रूप से सममांगी या समदैशिक इलेक्ट्रिकली होमोजीनियस एनाइसोट्रोपिक पैराविद्युत माध्यम ले ले तो कूलम के नियम अनुसार बिंदुवत आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाले बल को इस प्रकार से लिखा जा सकता है: F = 1/4πε Q1 Q2/r², r कैप, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दिखाया है। यहाँ एप्सिलॉन एक नियतांक है। इसमें माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहते हैं। पैराविद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति की एक अन्य विमाहीन नियतांक द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। पैराविद्युत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। पैराविद्युतांक या एप्सिलॉन आर ये होती है अपेक्षिक विद्युतशीलता, जो होती है कि माध्यम में विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर = ε/ε0। माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक या विशिष्ट पैराविद्युतता स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसमें प्रभाव की व्याख्या पैराविद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति या इलेक्ट्रिकल नेचर में निहित होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उदासीन परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है, जो पदार्थ की कुल आवेश वितरण व्यवस्था में परिवर्तित कर देता है और इसके फलस्वरूप पैराविद्युत माध्यम में व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। परमाणविक एवं आणविक द्विध्रुव और उनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल एंड द परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में विद्यमान उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम के नाभिक न्यूक्लियस में धनात्मक आवेश होता है और यह समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश के सममित अभ्र वितरण या सिमेट्रिकल क्लाउड्स द्वारा घिरा होता है। ऋण आवेश के वितरण में आवेश घनत्व दूरी के साथ चरघातांकी रूप में परिवर्तित होता है और इन वितरणों की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। यदि परमाणुओं की ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन वितरणों का केंद्र परमाणु के नाभिक परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक की बिंदु मात्र मानते हुए पर संपाती होता है तो परमाणु की द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो पाता और परमाणु का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसी प्रकार एकांतरिक परमाणु या सिंगली आयोनाइज्ड एटम में एक ध्रुवीय आघूर्ण होने के बावजूद भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार के परमाणुओं को अध्रुवी परमाणु या नॉन पोलर एटम भी कहते हैं। इसी प्रकार अणुओं में भी कुछ नाभिकीय बिंदु होते हैं जिसमें धन आवेश होता है। ये नाभिकीय बिंदु समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों के अभ्र वितरणों के रूप में घिरे होते हैं। इन वितरणों में भी आवेश घनत्व चरघातांकी रूप से परिवर्तित होते हैं। ऋण आवेश वितरणों में आवेश घनत्व का परिवर्तन तथा वितरण संरचना भिन्न भिन्न अणुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है।
कुछ अणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र धन आवेश के केंद्र पर संपाती होता है। ऐसे अणुओं में अध्रुवी अणु कहते हैं। इन अणुओं में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। H2, O2, N2, CO2, CH4 आदि सभी लगभग अध्रुवी होते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। इन अणुओं में धन आवेश एक ओर तथा इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र दूसरी ओर होता है, अर्थात धन और ऋण आवेशों का वितरण सकेंद्री नहीं होता है। ऐसे अणुओं में स्थायी रूप से द्विध्रुवों का निर्माण हो जाता है और इनमें द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी रूप में होता है। इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु या पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। कुछ ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण इस प्रकार से हैं। अणु अगर NH3 है, H2O या SO2, HCl, C2H5OH, कार्बन मोनोऑक्साइड या HBr, ये हमने अलग अलग यहाँ पे अणु लिए हैं उदाहरण के लिए, और ये इनके बीच में जो द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा है वो हमने कूलम पर मीटर के हिसाब से लिखी है नीचे। 6.2 × 10⁻³ कूलम पर मीटर H2O के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे ये टेबल में दिया हुआ है। उदाहरण के लिए एक HCl अणु लेते हैं जिसमें अणु की संरचना इस प्रकार होती है कि H परमाणु पर कुछ धन आवेश इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तथा क्लोरीन पर कुछ ऋण आवेश माइनस इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। इस प्रकार पूर्ण अणु या परमाणु उदासीन होते हुए भी आवेशों के विस्थापन के कारण HCl अणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। पानी के अणु में OH बंधनों द्वारा बने द्विध्रुवों के आघूर्ण 105 डिग्री पर झुके होने के कारण नेट द्विध्रुव आघूर्ण अणु के सममित अक्ष के अनुदिश उत्पन्न हो जाता है। इसका मान 6.2 × 10⁻³ कूलम मीटर होता है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के दोनों कार्बन और ऑक्सीजन बंधनों द्वारा बने द्विध्रुव एक ही रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। अतः पानी के अणु ध्रुवी तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अणु अध्रुवी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अणुओं में विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन अणुओं की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए उपयोगी होता है। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव एवं परमाणविक ध्रुवता, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अध्रुवी परमाणु या अणुओं में नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, परंतु यदि अध्रुवीय परमाणु का द्विध्रुव क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव स्वरूप परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अभ्रक वितरण केंद्र नाभिक से थोड़ा हट जाता है। फलतः परमाणु विद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी रूप से प्रेरित हो जाता है। प्रेरित ध्रुवीय परमाणुओं का विद्युत क्षेत्र में वही व्यवहार होता है जैसा कि स्थायी ध्रुवीय परमाणु का होता है। अध्रुवीय अणु या परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार प्रेरित होता है, यह जानने के लिए हम हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लेते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु में इलेक्ट्रॉन आवेश का वितरण सममित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अभ्रक का वितरण केंद्र नाभिक पर संपाती होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु में नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। जब परमाणु पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धन आवेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर वितरित बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन अभ्रक का केंद्र नाभिक से हट जाता है, परंतु इसका विपरीत नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन अभ्रक का केंद्र तथा नाभिक के मध्य हुए विस्थापन को कम करने की कोशिश करता है। इससे एक संतुलन की स्थिति आ जाती है, जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया। फलतः परमाणु के द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। संतुलन की स्थिति में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अभ्रक का केंद्र तथा नाभिक के मध्य विस्थापन d है। यह स्पष्ट है कि अध्रुवी परमाणु या अणु की कोई स्वयं की विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवी परमाणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करने के लगाते हैं। फलतः इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान को परिवर्तित कर देता है। इस सिद्धांत द्वारा पराविद्युत माध्यम की वैद्युत प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र E के कारण नाभिक पर बल EE होगा। यदि ऋण आवेश का वितरण एक समान माने तो त्रिज्या d के गोले में आवेश का मान होगा Q = E/4/3 πa3, 4/3 π d3, ये हो जाएगा E d3/a3।
यहाँ ऋण आवेश E त्रिज्या a के गोले में एक समान रूप से वितरित माना गया है। प्रभावी रूप से यह आवेश इस गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। अतः विस्थापित ऋण आवेश वितरण के कारण नाभिक पर जो बल है F = KE/d², E d3/a3, ये हो जाएगा KE²d/a3। संतुलन अवस्था में E हो जाता है KE²d/a3 या E⁴/k = के बराबर, जिससे इस संरचना का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण P = ED E⁴/k = 4πε0 E⁴, ये हो जाएगा 3ε0 EV के बराबर। यहाँ V = 4/3π परमाणु का आयतन है। द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा ऋण आवेश के केंद्र से धन आवेश के केंद्र की ओर होगी, अर्थात यह विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवी परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P आरोपित विद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होगा, अर्थात P = E, P = अल्फा E। और अल्फा एक नियतांक है। यह परमाणु एक गुणधर्म है जिसका परमाणविक ध्रुवणता एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। यह एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को व्यक्त करती है। यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर प्रेरित होता है तो परमाणु ध्रुवणता अल्फा एक अदिश नियतांक होता है, और यदि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर प्रेरित नहीं होता है तो अल्फा का टेंसर राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के काल्पनिक उदाहरण में अल्फा = 4πε0 a3। क्वांटम यांत्रिकी की गणना द्वारा भी अल्फा का मान बोर त्रिज्या a0 की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती प्राप्त होता है। परमाणविक ध्रुवणता का मात्रक अल्फा = p/e कूलम/मीटर/वोल्ट/मीटर या कूलम²/मीटर/न्यूटन। अल्फा का मात्रक फैराड/मीटर² होगा। अल्फा का मान आयतन के मात्रक मीटर³ में भी व्यक्त किया जाता है। पराविद्युत माध्यम में भरा संधारित्र एवं विद्युतीय प्रवृत्ति कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, उसके बारे में हम अब थोड़ी बात करेंगे। पराविद्युत माध्यम में जो एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, संधारित्र के प्लेटों में बैटरी से जोड़ते हैं, जिसका माना कि प्लेट A पर सिग्मा फ्री आवेश घनत्व का धन आवेश तथा प्लेट B पर समान परिमाण का ऋण आवेश सिग्मा फ्री उत्पन्न हो जाता है। चालक प्लेटों में स्वतंत्र गति करने के कारण इन आवेशों को मुक्त आवेश भी कहते हैं। यदि प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम नहीं है तो दोनों प्लेटों के मध्य A से B की ओर विद्युत क्षेत्र में तीव्रता होती है। E0 = सिग्मा फ्री/ε0 या ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। धन्यवाद।